सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें 2 चैप्टर तो मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए थे आप लोगों को और हम पढ़ रहे थे तीसरे चैप्टर को। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि पहला चैप्टर जो आपका कंप्यूटर से परिचय था वो हमने पढ़ लिया। दूसरा, कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या चीजें होती हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हमने देख लिए थे। और तीसरा जो चैप्टर है इसमें हम देख रहे थे कंप्यूटर का जो 2 भाग होता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जो मेन सॉफ्टवेयर होता है पहले से कंप्यूटर में होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बारे में पूरा हम इस तीसरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने पिछले क्लास में आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, कार्य क्या क्या होते हैं, उसके प्रयोग और लाभ क्या क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 आधार पे मैंने आपको बता दिए थे। तो उम्मीद है यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्यूटर के सामने के लिंक को क्लिक करिएगा, वहां से जाकर के आप कंप्यूटर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे पूरा और ध्यान दे रहे होंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान देना आपका, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक एक करके। तो देखिए, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित है। यहाँ पे 6 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है विंडोज, विंडोज सबसे अधिक आपको पढ़ने को मिलेगा। तीसरा देखिए मैकिंटॉश, एप्पल वाला। जैसे मोबाइल में आप देखते हैं, मोबाइल में आप लोग ज्यादातर एंड्रॉयड यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मोबाइल में ओएस यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वह आईओएस यूज होता है, यानी कि जो एप्पल के मोबाइल आते हैं वो आईओएस बेस्ड होते हैं। इसी तरीके से जो एप्पल के कंप्यूटर आते हैं वो मैकिंटोश बेस्ड होते हैं। फिर चौथा देखिए लिनक्स, फिर पांचवा देखिए उबंटू और छठवां है यूनिक्स। ठीक है, तो ये 6 ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं डॉस, शॉर्ट फॉर्म में डॉस। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का उपयोग माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। डॉस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके नियंत्रण में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार एक कार्य करता है। इस प्रकार डॉस का मुख्य कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो देखिए, ये वही मुख्य बात लिखी हुई है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इतना आप लिख सकते हैं कि इसका जो काम है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम यही होता है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और जो उपयोगकर्ता है दोनों के बीच मध्य संबंध स्थापित करना। अब देखिए, डॉस के 2 वर्जन प्रचलित हैं। पहला पीसी डॉस, जिसका निर्माण आईबीएम ने किया था, तथा दूसरा एमएस डॉस, जिसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। नोट, 1981 में डॉस का प्रथम वर्जन 1.00 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्गत किया गया। वर्तमान में इसका वर्जन 7.0 सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है। यह वर्जन सिंगल यूजर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, पहला है निर्देश के आधार पर मॉनिटर पर प्रदर्शन करना। जैसा निर्देश दिया जाएगा वैसा यह मॉनिटर पर प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखिए, सीपीयू, मेमोरी एवं अन्य हार्डवेयर के संचालन को नियंत्रित करना। तीसरा है नई फ्लॉपी को फॉर्मेट करना। चौथा है हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क पर फाइलों का बैकअप लेना। पांचवा है डिस्क में संग्रहित फाइलों की सूची प्राप्त करना। छठवां है डॉस के वर्जन 6.0 में वायरस को खोजकर उसको नष्ट भी किया जा सकता है। छठवां है डॉस पेरिफेरल डिवाइसेस के संचालन को भी नियंत्रित करता है। और आठवां है डॉस द्वारा निर्गत फाइलों का निर्माण, पुरानी फाइलों को हटाना, फाइलों का नाम बदलना, फाइलों का नामकरण भी किया जा सकता है।
नौवां है किसी फाइल या सॉफ्टवेयर को कितनी मेमोरी की आवश्यकता है, यह निर्धारण भी डॉस द्वारा किया जाता है। तो जो मुख्य मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य आपने पढ़े हैं वही चीजें यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही होंगी, तो बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। इसके बाद देखिए डॉस की महत्वपूर्ण फाइलें, तो कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, देखिए ms.sys, तो ये क्या होता है, ms.sys कंप्यूटर में डेटा संगठन तथा प्रबंधन का कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम व तार्किक निर्देश इस फाइल में संचित रहते हैं। अब देखिए अलग अलग फाइल्स होती हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, और हर फाइल की जो जरूरत होती है वह अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ms.sys ये क्या काम करता है, यह कंप्यूटर में डेटा संगठन तथा प्रबंधन यानी कि डेटा मैनेजमेंट का कार्य करता है। संगठन और प्रबंधन के लिए जो भी आवश्यक प्रोग्राम होता है और जो भी तार्किक निर्देश होते हैं वह इस फाइल में संचित किए जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए जैसे कोई भी नई चीज अगर लिखनी है तो इस फाइल के साथ इसी फाइल में सेव होगी। कोई नया निर्देश कोई नया प्रोग्राम आता है तो इसी फाइल में सेव होता है। इसके बाद देखिए आईओसिस कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस को डेटा प्रेषित करने तथा उनसे डेटा प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम तथा निर्देश आदि इस फाइल में संचित होते हैं। जैसा कि IO.sys यह है, तो इनपुट आउटपुट, IO का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो इस फाइल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, उनसे डेटा प्राप्त करने के लिए और जो भी निर्देश होते हैं वो देने के लिए इस फाइल में संचित किए जाते हैं वो सारे निर्देश। इसके बाद देखिए config.sys, कन्फिग, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो वे फाइलें जो कंप्यूटर के बूट होते समय कुछ ऐसी कमांड्स को कार्यान्वित करें जो हार्डवेयर को सही आकार दे तथा सूचनाओं के विश्लेषण के लिए मेमोरी में रिक्त स्थान की व्यवस्था करे, config.sys कहलाती हैं। यह एक ASCII टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें कंप्यूटर के सिस्टम के समरूप संबंधी कमांड्स संचित होते हैं। तो जैसा कि कॉन्फ़िगर मैंने आपको बताया, तो किसी भी चीज को कॉन्फ़िगर करना मतलब कि उसे एक तरीके से जोड़ के सारी चीजें चलाना। तो config.sys में क्या होता है, वे फाइलें होती हैं जो हार्डवेयर को और बाकी जो भी चीजें होने वाली हैं आगे उसके लिए स्पेस मेमोरी में बचाते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए चौथा है autoaccess.bat, तो यह डॉस की महत्वपूर्ण बैच फाइल है जो कंप्यूटर की बूटिंग के समय स्वतः ही इस फाइल को क्रियान्वित करता है। यह भी एक ASCII टेक्स्ट फाइल है जिसमें कंप्यूटर के बूट होने पर दिए जाने वाले कुछ प्रारंभिक कमांड्स को लिखा जाता है, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। इसके बाद देखिए पांचवा है command.com, तो डॉस की सारी इंटरनल कमांड्स इसी फाइल में स्टोर रहती हैं। इसका मुख्य कार्य यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को पढ़कर निर्देशों की जांच कर कार्य संपन्न करना होता है। तो जितनी भी कमांड्स होती हैं, जितने भी मेथड्स होते हैं वह इसमें सेव रहते हैं commands.com में। इसके बाद देखिए पहला हमने डॉस पढ़ लिया, इसके बाद सेकंड जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वह क्या है, विंडोज, ठीक। तो विंडोज क्या होता है, देखिए विंडोज पर्सनल कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज में डॉस की अपेक्षा उपयोगिता शक्ति तथा पीसी रिसोर्सेस को एक्सेस करने की क्षमता में अधिक है। इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देशों को टाइप करने की असुविधा को समाप्त कर दिया जाता है। अब देखिए विंडोज क्या है, एक पर्सनल, जैसे जो हम अपने निजी कार्यों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, जैसे लोग अलग अलग यूजर जो होते हैं, कोई जैसे बच्चा है तो शुरू में गेमिंग के लिए रखता है, फिर कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है तो ऑफिस के काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए भी वह कंप्यूटर रखता है। इसके बाद कोई अपना
छोटा मोटा काम निपटा रहा है तो भी क्या करता है, पर्सनल कंप्यूटर रखता है। तो इस तरीके के कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं वे कौन से यूज होते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। और डॉस की अपेक्षा इनकी जो शक्ति होती है यह अधिक होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य निम्नलिखित हैं। यह प्रोग्राम ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI की सुविधा प्रदान करता है। GUI के प्रयोग से पीसी का उपयोग सरल हुआ। GUI के आइकन को हम माउस द्वारा चुनते हैं एवं क्रियान्वित करते हैं। अब देखिए, पहले क्या होता था, पहले कंप्यूटर में कुछ भी एक्सेस करने के लिए और सारी चीजें करने के लिए कमांड्स लिखना पड़ता था और कमांड्स को याद भी रखना पड़ता था। तो ऐसे में इस्तेमाल बहुत कठिन था। पहले देखिए, जो काम आज हम एक आइकन पे क्लिक करके कर लेते हैं, एक आइकन पे क्लिक करके कर लेते हैं, वह काम पहले कमांड्स लिख के होता था, ठीक है। उनमें पहले कमांड्स लिखना पड़ता था और तब वह एक्सेस होता था। तो यह जो चीज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब कुछ ग्राफिक्स बना दिया गया जिसके द्वारा वह काम आसानी से हो जा रहा है। ग्राफिक्स के द्वारा एक यूजर इंटरफेस तैयार कर दिया गया है। यूजर इंटरफेस मतलब जिससे उपयोगकर्ता अपना वह क्या करना चाहता है वह बता देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि GUI क्या है। तो पहली बार विंडोज में ही GUI का प्रयोग हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग हुआ, जिसके कारण जो पीसी का उपयोग है वह सरल हो गया और GUI आइकन को हम माउस द्वारा चुनते हैं एवं क्रियान्वित करते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद देखिए, विंडो 32 बिट तथा 64 बिट प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करता है, जो मल्टीटास्किंग व मल्टीथ्रेडिंग के द्वारा एक ही समय में कई कार्य में सक्षम है। अब देखिए, मल्टीटास्किंग और मल्टीथ्रेडिंग यह दो चीजें हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ कई काम होना, ठीक है, और मल्टीथ्रेडिंग का मतलब होता है एक साथ कई काम चल रहे हैं। तो इस तरीके से यह जो विंडोज होता है यह दोनों को सपोर्ट करता है, 32 बिट और 62 बिट के दोनों प्रोग्राम्स। अब इसके बाद देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीमीडिया व नेटवर्किंग की सुविधा भी प्रदान करता है। तो इस तरीके से विंडोज में अधिक सुविधाएं मिलते हैं। इसके बाद देखिए, चौथा है, विंडोज विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एक आयताकार बॉक्स में प्रदर्शित करता है। अतः इसमें प्रोग्राम को एक स्क्रीन पर विंडो के रूप में प्रदर्शित करने के कारण इसे विंडो कहा जाता है। नोट, GUI पर आधारित सर्वप्रथम विंडो का विकास 1985 में विंडोज 1.0x संस्करण के साथ हुआ। तो देखिए, GUI पर आधारित सर्वप्रथम विंडो का विकास कब हुआ, 1985 में हुआ। 1998 में विंडो 98, 2002 में विंडो 2000 संस्करण विकसित हुआ, जिसमें GUI के एक सरल रूप जिसमें इंटरनेट का समावेश व तीव्र गति शामिल है का प्रयोग हुआ। अब देखिए, धीरे धीरे इंटरनेट का भी विकास हुआ, जैसे कंप्यूटर का विकास हो रहा था और ऑपरेटिंग सिस्टम्स का विकास हो रहा था, वैसे इंटरनेट का भी विकास हुआ। तो जो विंडो का संस्करण आया सन 2002 में, विंडो 2000, उसमें क्या हुआ, उसमें इंटरनेट को एक्सेस करने का भी समाधान दिया गया। तो इस तरीके से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख पा रहे हैं, इसने क्या किया, इसने काम वही है ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेकिन चीजों को आसान करना और पर्सनल लेवल पे ले जाना। मतलब आपको पता है कि कंप्यूटर पहले गणनाओं के रूप में प्रयोग किए जाते रहे हैं और ये शुरू में कहाँ इंडस्ट्री लेवल पे प्रयोग हुए, जहां कुछ काम होता था वहां प्रयोग हुए, लेकिन पर्सनल लेवल पे इनका प्रयोग बहुत ही कम होता था। लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने इतना आसान बना दिया कंप्यूटर को इस्तेमाल करना कि आजकल आप देखते हो कि हर कोई कंप्यूटर को चलाता है और अपने काम को अच्छे ढंग से करता है। अब इसके बाद देखिए, तीसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया, मैकिन्टोश। देखिए, अमेरिकी कंपनी एप्पल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम को मैक या मैकिन्टोश कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में मैक बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैक बोला जाता है, जिसे 1984 में पर्सनल कंप्यूटर्स पर प्रयोग हेतु
विकसित व प्रचलित किया गया था। मैकिन्टोश ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रणाली के युग की शुरुआत की और इसने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को अपना स्वयं का GUI आधारित विंडो OS विकसित करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो ये आया एप्पल में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वह सबसे पहले तो आया एप्पल में, लेकिन इसका तुरंत कॉपी किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने कॉपी किया। माइक्रोसॉफ्ट को प्रेरणा किससे मिली? एप्पल कंपनी के मैक से, और इन्होंने कॉपी किया और इसको एक सस्ते स्तर पे प्रदान किया, जिससे इनकी ख्याति आप समझ लीजिए कि जो विकासशील देश हैं उनमें ज्यादा है। अब इसके बाद देखिए चौथा लिनक्स। अब लिनक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। लिनक्स हमारा चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 1968 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक AT&T बेल प्रयोगशाला और कुछ शोधकर्ताओं ने संयुक्त प्रयास से विकसित किया था। ठीक है, इसका नाम CS मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम रखा गया। इसके पश्चात सन 1969 में केन थॉमस और डेनिस रिच ने AT&T प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया। लिनक्स के इतिहास का आरंभ वास्तव में यूनिक्स के विकास के साथ हुआ। प्रारंभ में इसका विकास इंटेल आधारित पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए किया गया था। इसका आरंभ लाइनेक्स हॉरवेल्ड नामक विद्यार्थी ने हेलेंस्की विश्वविद्यालय में अपने निजी प्रोजेक्ट के रूप में किया था। अब देखिए इसका जो इंटरफेस का आविष्कार हुआ एक विद्यार्थी के द्वारा हुआ, और उसने प्रोजेक्ट के रूप में, आपको पता है कि जैसे जो विद्यार्थी होते हैं वह उनको कुछ ना कुछ काम करके दिखाना होता है, कोई प्रोजेक्ट करके दिखाना होता है, तो इन्होंने कितना अच्छा प्रोजेक्ट किया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना दिया। आप देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं आप देख लीजिए। पहला देखिए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में शेयर्ड लाइब्रेरीज जैसे कुछ फंक्शंस के समुच्चय होते हैं जो कि फाइलों के समुच्चय की तरह होते हैं। दूसरा है वर्चुअल मेमोरी। हम किसी बड़े प्रोग्राम या अनुप्रयोग को संपादित करते समय भौतिकी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, जो हार्ड डिस्क में जमा हो जाती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे उपयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद देखिए तीसरा है, यह मल्टी प्रोग्रामिंग होता है जिसमें एक साथ अनेक प्रोग्रामों को संपादित किया जा सकता है। चौथा देखिए, यह मल्टीटास्किंग होता है जिसमें प्रोग्राम को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर कार्यों को एक साथ संपादित किया जा सकता है। पांचवा, इसमें वेब सर्वर का उपयोग करके वेब पेजों को बना सकते हैं। लिनक्स में अपाचे नाम से वेब सर्वर होता है जो बहुत प्रचलित है। छठवां है, लिनक्स में टेक्स्ट एडिटर, ब्राउजर आदि का उपयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोग किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिनक्स सिस्टम की विशेषताएं समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, उसके विषय में। तो कंप्यूटर के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह लिनक्स की वितरण प्रणालियों में से एक है और यह डेबियन के कोड्स पर आधारित है। व्यक्तिगत कंप्यूटर के अलावा उबंटू टैबलेट, स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है। इसमें उबंटू टच संस्करण मौजूद है। यह नेटवर्क सर्वर चलाता है। यह OS सर्वर ARM आर्किटेक्चर पर आधारित है जो बहुत लोकप्रिय है। तो इस तरीके से आप पांचवा समझ गए उबंटू, और छठवां भी यूनिक्स भी आप लिनक्स में समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो आप अब लिख सकते हो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा, अगर आपसे पूछ ले तो आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो आप लिख ही सकते हो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग उसको डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे क्या क्या चीजें परफॉर्म की जाती हैं यह सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज एक्सपी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके विषय में हम यहाँ पे पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, इसमें कई सारी चीजें आपको पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। तो 25 अक्टूबर 2001 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एक्सपी जारी किया। इसके दो संस्करण जो सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं इस प्रकार है। पहला संस्करण जो होम एडिशन है वह विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एमई की फैमिली को सफल बनाने के इरादे से लाया गया। और दूसरा जो संस्करण है जो प्रोफेशनल एडिशन है वह है विंडोज एनटी और विंडोज 2000 की फैमिली को सफल बनाने के इरादे से लाया गया। ठीक, तो इस तरीके से दो संस्करण है। अब पहला देखिए, यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एक्सपी को इंस्टॉल करने के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं बताई हैं जो इस प्रकार है। अब विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर किसी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो कम से कम उसके पास 233 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर होना चाहिए। प्रोसेसर की जो क्षमता होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 233 मेगाहर्ट्ज। और जो रैम होना चाहिए वह 64 MB का होना चाहिए और 1.5 GB का हार्ड डिस्क एवं SVGA वीडियो कार्ड होना चाहिए। अब देखिए, विंडोज एक्सपी की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडोज एक्सपी, यह इतना पॉपुलर क्यों है, इसमें क्या विशेषता थी, यह आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए, पहला है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर डेटा को बिट के रूप में स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता बिट्स की संख्या पर निर्भर करती है जो एक समय पर प्रोसेस कर सकता है। विंडो एक 32 या 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक समय पे 32 या 64 बिट डेटा भेज और प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि यह 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 32 बिट या 64 बिट डेटा को एक साथ भेज और प्राप्त कर सकता था। दूसरा देखिए, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने वाली क्षमता था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न माइक्रो प्रोसेसर पर चलने की क्षमता रखता है उसे पोर्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या करता था, यह जितने भी आपको पता है कि कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं और यह हर एक प्रोसेसर के साथ लगभग काम कर जाता था, तो इसे क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। यह पोर्टेबल है, मतलब एक से दूसरे पे इसको शिफ्ट करना, मतलब हर एक के साथ चल जाना। तो विंडो का एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले इंटेल के 80486 माइक्रो प्रोसेसर पर चला सकते हैं, साथ ही साथ पेंटियम के नए माइक्रो प्रोसेसर पे भी चला सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यह पोर्टेबल हो गया। इसके बाद देखिए, मल्टीटास्किंग सुविधाएं, मल्टीटास्किंग फीचर्स। तो विंडो एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका मतलब है कि यह एक साथ एक से अधिक कार्य कर सकता है, तो यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके बाद देखिए, मल्टीपल यूजर सपोर्ट। मल्टीपल यूजर मतलब एक से अधिक यूजर का सपोर्ट, यह एक साथ अनेक उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है। अनेक उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर सर्वगृहित स्टोर्ड समान रिसोर्स, सेम रिसोर्स को साझा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप हो और आपका दोस्त है और कुछ फाइल्स जो हैं वह कंप्यूटर में स्टोर्ड हैं, तो कभी आप उनका इस्तेमाल करना चाह रहे हो, कभी आपका दोस्त उसका इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो दोनों लोग कर पाओगे। ठीक, इसके बाद देखिए, पांचवा है अनुकूलता, कॉम्पैटिबिलिटी। तो नेटवर्किंग और रिसोर्स को शेयर करने के लिए विंडो एवं अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संगत है। तो यह क्या होता है, नेटवर्किंग के लिए और रिसोर्स को शेयर करने के लिए यह अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, कंपैटिबल है। इसके बाद देखिए, छठवां ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI। इसकी बात पहले ही हम लोग कर चुके हैं कि विंडो एक यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल इंटरफेस है। उपयोगकर्ता
ड्रॉप डाउन मेन्यू के विकल्प ऑप्शन का चयन करके प्रोग्राम को निष्पादित एग्जीक्यूट करने के लिए आइकन पर क्लिक करके जटिल कार्य कर सकते हैं। तो जो भी जटिल कार्य थे उसको GUI की मदद से जो उपयोग करता है आसानी से कर सकता है। इसके बाद देखिए 7वां है अनुकूल इंटरफेस, कस्टमाइजेबल इंटरफेस। विंडो को यूजर की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। उपयोगकर्ता यूजर डेस्कटॉप का रंग, फॉन्ट आदि बदल सकता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को संशोधित कर सकता है। विंडो असक्षम लोगों के लिए भी पर्याप्त विकल्प प्रदान करता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अनुकूल इंटरफेस मतलब आपको जैसा इंटरफेस पसंद है तो इसमें चेंज करने के भी ऑप्शन होते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके का इंटरफेस इसमें चुन सकते हैं। इसके बाद अगली विशेषता हम लोग देखते हैं विंडोज की। देखिए बिल्ट इन नेटवर्किंग, तो प्रत्येक कंप्यूटर सर्वर और दूसरे कंप्यूटर पर रिसोर्स और डेटा का संचार कम्युनिकेशन करता है, इसलिए रिसोर्स और डेटा का एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्किंग का समर्थन भी विंडोज को सक्षम बनाता है। नेटवर्क में रिसोर्स को साझा करने की अनुमति देता है। अब देखिए नेटवर्किंग में क्या होता है कि कुछ मान लेते हैं फाइल्स आपके पास नहीं है या कुछ चीजें जो आपको ऐसी प्रोसेस करानी है जो प्रोसेसिंग क्षमता आपके पास नहीं है, तो दूसरे भी सिस्टम्स पे कनेक्ट करके नेटवर्क के माध्यम से आप वह काम ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है बिल्ट इन नेटवर्किंग। इसके बाद देखिए विस्तारशीलता, एक्सटेंसिबिलिटी, तो विंडोज की विस्तारशीलता नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। इसके बाद देखिए 10वां है स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन, तो विंडो स्थानीय भाषाओं में दुनिया भर के कई देशों में उपलब्ध है। विभिन्न देशों में स्थित उपयोगकर्ता अपनी मूल नेटिव लैंग्वेज में सिस्टम को परस्पर जुड़ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब तो जैसे हम लोग का हिंदी है तो हिंदी में भी विंडोज को ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से विंडोज ने इतनी सुविधाएं दे दी, इतनी चीजों को आसान बना दिया कि हर एक यूजर जो है वह आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाए। अब इसके बाद हमने देख लिया विंडोज एक्सपी की जो विशेषताएं थी। अब इसके बाद देखिए आप विंडोज एक्सपी वेलकम स्क्रीन का परिचय। अब वेलकम स्क्रीन क्या होता है विंडोज एक्सपी में, इंट्रोडक्शन टू वेलकम स्क्रीन ऑफ विंडोज एक्सपी। यह देखिए वेलकम स्क्रीन का उपयोग करके विंडोज एक्सपी को शुरू करने के स्टेप निम्न है। यह जो स्क्रीन यहाँ पे आपको दिख रही है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को पावर स्टार्ट करते हैं, मतलब उसको ऑन करते हैं, ठीक। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो इस तरीके से पहले विंडोज एक्सपी खुलेगा और ये स्क्रीन आपको पहले लोड होगा, फिर आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेंगी वेलकम स्क्रीन, और यहाँ पे देखिए यूजर्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी यूजर्स हैं, मान लेते हैं ये आप हो, तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल करके इंटर करोगे तो आप आगे कंप्यूटर को खोल सकते हैं। अब देखिए स्टेप्स क्या है, अपने कंप्यूटर को चालू करें। जब विंडोज एक्सपी लोड हो जाता है तो वेलकम स्क्रीन प्रदर्शित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेप 2 है यूजर नेम पर क्लिक करिए। जहां ये आपको जहां पे अपना यूजर नेम दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। तीसरा स्टेप है अब अपना पासवर्ड लिखिए, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिखना है। फिर स्टेप 4 ग्रीन एरो पर क्लिक करें या इंटर दबाएं। अब कीबोर्ड में होती है इंटर बटन, या यहाँ पे ये जो ग्रीन एरो आपको दिख रहा है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप कंप्यूटर में इंटर कर जाओगे और कंप्यूटर को इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। अब विंडोज एक्सपी की डेस्कटॉप स्क्रीन, जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे यहाँ पासवर्ड डाल करके, अब जो स्क्रीन आपको दिखेगी वह इस तरीके से आपको कुछ दिखेगी, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये तो अलग से आपको बताने के लिए चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन इन सभी लिखा हुआ को छोड़ दीजिए। तो ये जो आपको आइकन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 आइकन दिख रहे हैं, ये देखिए रिसाइकल बिन दिख रही है,
ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक दिख रहा है। और ये जो खाली एरिया है इसे या ये जो स्क्रीन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट बटन आपको दिख रहा है, ये विंडोज का लोगो है इस तरीके से। और ये जो होता है एरिया जो गाढ़े ब्लू में आपको दिख रहा है इस कलर में, ये क्या है, ये है टास्क बार। और यहाँ पे आपको दिखता है टाइम, क्लॉक, घड़ी दिखती है। तो देखिए डेस्कटॉप के अवयव, डेस्कटॉप कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे क्या क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है, आइकन्स होते हैं, टास्क बार होता है और क्लॉक एवं कैलेंडर होता है। ठीक है, यहीं पे कैलेंडर भी आता है, टाइम और डेट सब आता है, कैलेंडर आता है। इस तरीके से ये हो गए डेस्कटॉप स्क्रीन के पार्ट्स। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। वैसे आप समझ तो सभी रहे हो। स्टार्ट बटन, तो यह महत्वपूर्ण बटन होता है जब विंडोज एक्सपी का प्रयोग कर रहे हो तो स्टार्ट बटन से मेन्यू एप्लीकेशन पे जा सकते हैं या खोल सकते हैं। अब स्टार्ट बटन से सभी चीजें आप जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हो और कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हो जब इस्तेमाल ना हो। दूसरा देखिए आइकन, तो विंडोज के मुख्य पृष्ठ पर बने छोटे छोटे ग्राफिकल चित्र जो फाइल या ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य भाग होते हैं को आइकन कहते हैं। यहाँ पे आइकन आप देख पा रहे हैं, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि। इन आइकनों के द्वारा हम अपने फाइल या फोल्डर को खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी हो गए आइकन्स। इन आइकन्स के द्वारा विभिन्न प्रोग्रामों को भी खोला जा सकता है। इसके बाद देखिए यूजर इंटरफेस में आइकन की भूमिका, रोल ऑफ आइकन्स इन यूजर इंटरफेस। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पर फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन या डिवाइस प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन आइकन प्रतीक कर सकते हैं। आधुनिक उपयोग में आज आइकन किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व कर सकता है। शार्ट आइकन्स, इस डेस्कटॉप पर बने ऐसे आइकन जो हम डेस्कटॉप से ही खोल सकते हैं। इसमें बाईं तरफ आइकन में तीर बना होता है, यह फाइल के लिंक या प्रोग्राम होते हैं। इनमें मिटाने से प्रोग्राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए आइकन कितने महत्वपूर्ण होते हैं यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों को कमांड के द्वारा एक्सेस किया जाता था अब उनको आइकन्स के द्वारा किसी भी एक प्रोग्राम का रिप्रेजेंटेशन एक आइकन कर सकता है, यह भी आपको पता है। और साथ ही शॉर्ट आइकन क्या होते हैं, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आइकन होता है। फिर आइकन अगर कहीं मान लेते हैं दूर दराज पड़ा हुआ है और उसका आपको शॉर्ट बनाना है तो आप शॉर्ट भी बना सकते हो। और ये शॉर्ट अगर डिलीट हो जा रहा है शॉर्ट आइकन तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आइकन का प्रयोग करके प्रोग्राम को खोलना, तो किसी भी आइकन को अगर उस आइकन के द्वारा उस प्रोग्राम को खोलना है जिस जो आइकन रिप्रेजेंट कर रहा है जिस प्रोग्राम को, तो आपको क्या करना है, माउस के पॉइंटर को आइकन पे ले जाए। इस तरीके से आइकन बना होगा, इस आइकन पे आपको क्या करना है, माउस के पॉइंटर को ले जाना है और टेक्स्ट के नाम और अवयव को पहचाने उस पर 2 बार क्लिक करिए। इस पे 2 बार आपको क्लिक कर देना है, जिससे यह जो होगा आइकन जो हो जाएगा। 2 बार आपको लेफ्ट क्लिक आप करोगे माउस में, 2 बार लेफ्ट क्लिक, तो यह खुल जाएगा। इसके बाद देखिए टास्क बार, टास्क बार क्या होता है, तो टास्क बार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह कंप्यूटर में ओपन किए गए सारे वर्तमान प्रोग्राम्स को प्रदर्शित करता है। टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे नीचे की ओर नीले रंग की पट्टी के रूप में होता है। टास्क बार को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए यह आपको कंप्यूटर की स्क्रीन इस तरीके से सादा पूरा मैं दिखा रहा हूँ और नीचे इस तरीके से जहाँ स्टार्ट बटन होता है उसके बगल ये सभी क्या है, ये जो है ये 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम आपको खुले हुए दिख रहे हैं। ये क्या है, ये टास्क बार है। जो भी टास्क चल रहे हैं यहाँ ऊपर भी आपने देखा ये टास्क बार है। जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं कंप्यूटर में, जैसे वेलकम वाला एक प्रोग्राम चल रहा है और इंटरनेट वाला, इंटरनेट एक्सप्लोरर और विन एएमपी। और यहाँ पे देखिए मैंने एक जोड़ा है, यह भी टास्क बार की केवल फोटो है। तो ये देखिए स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन के बगल ये जो एरिया है यह टास्क बार कहलाता है, टास्क बार।
और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे खुला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, ये दो अलग अलग फोटो हैं। ठीक है, ये पहली फोटो आपने देखी टास्क बार की, ये दूसरी केवल जिसमें टास्क बार दिख रहा है। ठीक है, टास्क बार समझ लीजिए स्टार्ट बटन के और जो टाइम कैलेंडर दिखाता है इन दोनों के बीच की जो जगह होती है वह टास्क बार होती है, और यहाँ पे जो प्रोग्राम्स वर्तमान में चल रहे होते हैं वो दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब एक एक करके देख लीजिए। स्टार्ट बटन यह कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण प्रोग्रामों तथा डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करता है, यह हो गया स्टार्ट बटन। दूसरा है क्विक लॉन्च एरिया। तो क्विक लॉन्च एरिया माइक्रोसॉफ्ट टास्क बार का एक ऐसा भाग होता है जो यूजर को अपने प्रोग्राम लॉन्च करने की योग्यता प्रदान करता है। इस सुविधा को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 98 में रिलीज के साथ पेश किया गया था। अब क्विक लॉन्च एरिया क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टास्क बार में ही यहाँ पे ये जो गोला मैं बना रहा हूँ, इस गोले में आप ध्यान से देखिए कुछ आइकन्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये हो जाते हैं क्विक लॉन्च एरिया, जहां से आप किसी भी प्रोग्राम को जल्दी से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया क्विक लॉन्च एरिया, मतलब लॉन्च करना मतलब खोल सकते हैं। तीसरा हो गया विंडो टैब। विंडोज टैब में क्या होता है, विंडो टैब कंप्यूटर में ओपन किए गए प्रोग्राम्स को दिखाता है। फिर चौथा है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया या कंप्यूटर में वर्तमान समय में कार्य कर रहे सिस्टम के कार्यों को आइकन द्वारा दर्शाता है। इसे सिस्टम स्ट्रिप भी कहते हैं। उदाहरण, जब एक से अधिक प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो ओपन किए गए प्रत्येक प्रोग्राम के लिए टास्क बार में एक आइकन प्रदर्शित होता है तथा टास्क बार में टैब एरिया में प्रदर्शित आइकन पर क्लिक कर एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। अब इसके बाद देखिए क्लॉक एवं कैलेंडर। तो समय अधिसूचना क्षेत्र नोटिफिकेशन एरिया में दिखाई देता है। जब अधिसूचना से क्षेत्र में प्रदर्शित घड़ी पर क्लिक करते हैं तो उस घड़ी के आसपास कर्सर घुमाते हैं तब भी दिनांक प्रदर्शित होती है। ये प्रोग्राम किसी फाइल या फोल्डर को बनाकर या बदलकर स्थापित करके प्रदर्शित करने के लिए बनाए गए हैं। किसी दिनांक और समय को डेट और टाइम डायलॉग बॉक्स की सेटिंग में परिवर्तित करके बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब वहां पे नीचे क्लॉक पे क्लिक करते हैं हम लोग तो डेट और टाइम इस तरीके से दिखता है, और यहाँ से हम लोग चाहें तो डेट और टाइम जो है वह चेंज भी कर सकते हैं। जब यहाँ से समय को संशोधित कर लेते हैं तो टाइम जोन डायलॉग बॉक्स में टाइम जोन की सेटिंग को स्थापित करना या नवीनीकरण अपडेट करने की भी आवश्यकता होती है, जिसे हम विभिन्न टाइम जोन में यथार्थ समय और दिनांक पर ईमेल भेजते हैं। इसका प्रयोग सृजन और संशोधित तिथियों के यथार्थ प्रदर्शन के लिए किया जाता है। अब देखिए आपको पता है कि अलग अलग टाइम जोन होता है, जैसे इंडिया का अलग टाइम जोन होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप यूटीसी, ये स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक कंट्री का टाइम जोन होता है जो सेलेक्ट कर लेना होता है कोई। अब इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे विंडोज एक्सपी को। ठीक है, इसमें अभी आगे और चीजें हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि यह क्लास जो है वह आपको पसंद आई होगी। अब इस क्लास में देखिए बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। सभी जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हमने डिस्कस किया है एक एक करके, और अब हम विंडोज एक्सपी को डिटेल में पढ़ रहे हैं। आगे भी इसको अभी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। अब यह है क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में आपको शेयर करना है, कम से कम 5 मित्रों में इस वीडियो को तो शेयर करना है और ग्रुपों में शेयर करना है, ताकि और भी हमारे भाई बहन इस क्लासेस से जुड़ पाएं और लाभ ले पाएं। अभी तक अगर आपने चैनल को, जिस भी भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन है उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि सभी जो वीडियोस हैं वह आपको मिल पाए। अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सभी जो आपको सभी सब्जेक्ट्स यहाँ यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब इसके अलावा जो सुविधाएं हैं अगर आपको चाहिए, जैसे ये जो पीडीएफ जो बन रही है, इतनी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है और साथ के साथ सभी प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। इस तरीके से सभी जो सब्जेक्ट्स के पीडीएफ हैं यह अगर आपको चाहिए, और सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए
और यह सभी वीडियोस अगर आपको बिना प्रचार के देखने हैं और सभी जो सीरीज आती हैं उनका पीडीएफ चाहिए, सीरीज के वीडियोस चाहिए आपको, लेटेस्ट सीरीज के पीडीएफ चाहिए और मास्टर क्लास चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम आपको सॉल्व कराते हैं, वो सारी सुविधाएं जो हैं आपको वह हम मिलेंगी आपको हमारे ऐप पे। हमारा ऐप है टारगेट यूपी टेट सीटेट, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से सीधे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऐप के सामने के लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ऐप को आप डाउनलोड कर पाएंगे और वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, उसको परचेज करके आप सभी सुविधाओं को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं और 95% तक तो निश्चित रूप से आप अंक ला ही सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे और चैनल पे आप जुड़े रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए। चैनल पे क्लिक करके आप और भी वीडियोस को देखिए। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।